लगा दीजिए। दोनों स्लाइड लगा दीजिएगा, फिर कल वाला भी आज वाला भी। हेलो। साउंड ऑफ नहीं है। 20 मिनट ऑनलाइन वाले के लिए डिले नहीं हुआ है, मैं खुद ही 20 मिनट लेट हो गया हूँ। यहाँ मुसल्लमपुर हाट से आने में विलम्ब हुई, और थोड़ा सा आज वहाँ का रूटीन चेंज था। 11 से 12 मुझे क्लास लेना पड़ा, और सर का तबीयत ख़राब था तो उनके जगह पर मैंने क्लास लिया। और आप तो जानते ही हैं, किसान कोल्ड स्टोर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंपस है, तो थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाता है। एक बार छुट्टी होता है तो 20,000 बच्चे निकलते हैं, है ना। 15 मिनट लग जाता है। उसी में थोड़ा दिक्कत हो गया, रास्ते में आ रहा था तो ई रिक्शा वाले तो रोड को अपने पिताजी का ही रोड समझते हैं, तो कोई बात ही नहीं है। 4 लाइन में चलते हैं, है ना। 5वां लाइन में आदमी चलेगा, ऐसा हालत है। अब कुछ बोलो तो उल्टा पुल्टा बोल देगा, तो बेइज्जत होने से अच्छा है चुपचाप रहिए। इसी इसी कारण लेट हुआ। अब देखो, आपके सामने मैं ऑर्थो सेंटर, कल 3 सेंटर बता दिया था, आज ऑर्थो सेंटर की बात है। सबसे पहले मास्टर ऑनलाइन क्लास होने के बाद आया करें। मैंने कल ही समझाया था, समझ में नहीं आया। कमेंट ऑफ कर दूंगा, ओबीएस सामने में खोल दूंगा, पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। कमेंट ऑन है तो इसका मतलब कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोला करो। पढ़ो, मूड से आए हैं, अच्छे मूड से पढ़ाने के लिए, और एग्ज़ाम बगल में है, नुकसान नहीं। अब कोई संस्थान इससे ज़्यादा आपके लिए क्या कर सकती है। रात क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, रात वाली, जिसके लिए आज 2 टाइपिस्ट 2 डिजाइनर अलग से रख दिया गया, ताकि किसी भी तरह का क्लास डिस्टर्ब ना हो। मेरे 5 मिनट लेट आने पर तुम ऐसे बोल रहे हो। सोचो, 8 बजे मैं क्लास शुरू करता हूँ, रात के 1 बजे बंद करता हूँ। घंटा गिन सकते हो, गिन के देखो, आंख बंद हो जाएगा। फिर भी ऐसे बोलते हो। मैं जिस बेड पर यहाँ सोता हूँ, बेड देख लोगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे लिए तोशक तकिया सब लाया हुआ है, लेकिन बावजूद भी मैं उस पर नहीं सोता हूँ। जो मेरे साथ रहता है मैं उसको बोलता हूँ तुम उस पर सो जाओ, मैं इस पर सोऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चा वहाँ रूम में चौकी पर सो रहा होगा, और हम आलीशान पर कैसे सो सकते हैं। मैं अपने घर में भी आज भी अपना बेड में वही 6 फीट 6 बाई 2.5 का चौकी लगाया हूँ, जो मिलता है गांधी चौक पर। और एक गेंडा डाल के सोता हूँ। चाहता तो मसलन डाल के भी सो सकता था, है ना। फिर भी ऐसे बोलते हो। हैं, आओ देखो, मैं तुमसे वही स्नेह रखना चाहता हूँ जो भरत ने राम जी से रखा था। ध्यान दो, बाकी और कुछ नहीं। उससे बड़ा भी कोई श्रद्धा कर सकता है भाई? नहीं। ये देखिए, ये एक त्रिभुज है। जब भी हम ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं, लंब केंद्र, जब लंब की बात आएगी
तो शीर्षलंब याद आएगा। शीर्षलंब का मतलब है शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, ठीक है। अब जैसे देखो, ये एक त्रिभुज है, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ पढ़ाई। इस त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया, ये शीर्षलंब है। एक त्रिभुज में 3 लंब डाला जा सकता है, 1, 2 और 3। तीनों लंब जहां टकराएंगे उसी को ऑर्थोसेंटर कहा जाता है। आपके पेपर में ये सवाल आने की संभावना कम है, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ी लेवल बढ़ाया तो वो पूछ सकते हैं कि 3 शीर्ष दे देता हूँ, आप ऑर्थोसेंटर निकाल के बताओ। मैं अपने मटेरियल में एक क्वेश्चन रखा है, मैं उसे बताऊंगा, ठीक है, जब आएगा तो आप देख लेना। ओके, तो ये आपकी ऑर्थोसेंटर हुई कि ऑर्थोसेंटर कहते किसे हैं, बट आपको इसका पोजीशन अवश्य पता होना चाहिए। अब देखो, ये आपका न्यून कोण त्रिभुज है, और एक न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, एक न्यून कोण त्रिभुज के अंदर ऑर्थोसेंटर त्रिभुज के अंदर ही होता है, ठीक है। लेकिन जब समकोण की बारी आएगी, आदत तो वही रहेगा, शीर्ष से आधार पे लंब डालने जाओगे। आप जैसे ही शीर्ष पर पहुंचोगे ना, लंब डालना चाहोगे, आपको दिखेगा लंब तो डाला हुआ है। और याद रहे कि एक बिंदु से एक रेखा पर एक और केवल एक ही लंब डाला जा सकता है, और यदि एक लंब डाला हुआ पहले से है तो दूसरा तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लंब खींच सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इस शीर्ष से इस आधार पर एक ही लंब खींचा जाएगा जो कि पहले से खींचा हुआ है, ठीक है। अब इस शीर्ष पे आओगे, इस पर खींचना चाहोगे तो पहले से खींचा हुआ है, नहीं है 90 डिग्री है, तो यहां से लंब डाला हुआ, यहां से भी लंब डाला हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 2 शीर्ष यहां टकरा रहे हैं। अरे 2 शीर्ष लंब यहां टकराया ना, और तीसरा जो शीर्ष लंब होगा वो यहां से खिंचाएगा यहां के लिए। लेकिन मुझे ये बताओ कि तीनों शीर्ष लंब जहां टकराएगा वो ना ऑर्थो सेंटर है। तो 2 शीर्ष लंब यहां टकराया, और तीसरा शीर्ष लंब तो आगे जा रहा है ना, तो आगे कहां जाके टकराएगा, आगे तो टकराएगा नहीं। तो आगे ना टकराए तो पीछे बढ़ाओ, ठीक है। तो जैसे ही पीछे बढ़ाओगे तो एक लंब यहां, दूसरा लंब यहां, और तीसरा जो लंब है उसको पीछे बढ़ाने से मेरे दोस्त यहां पर आकर तीनों लंब टकरा जाएगा, और यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। याद रखना, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोणीय शीर्ष पर होता है, समकोणीय शीर्ष पर। यानी इसे आप राइट एंगुलर वर्टेक्स, राइट एंगुलर वर्टेक्स, ठीक है, राइट एंगुलर वर्टेक्स पर यानी समकोणीय शीर्ष पर लंब केंद्र होते हैं। और रही बात इसकी, यहां से तू इस पर लंब डाल देगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट क्या हमारी औकात है कि मैं इस पर लंब डाल सकता हूं? अरे लंब सीधा सीधा पड़ता है, टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ी लंब नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एनी हाउ इसे आगे बढ़ाना होगा, और आगे बढ़ाने के बाद अब आप यहां से इस पर लंब खींच पाओगे। ये हुआ लंब, ठीक है। सिमिलरली आपको इसे भी आगे बढ़ाना होगा, क्यों? क्योंकि अभी तुम इससे इस पे लंब नहीं डाल सकते हो क्योंकि वो टेढ़ा है। तो टेढ़ा है तो थोड़ा इसको आगे बढ़ा दो। अब आगे बढ़ा दोगे और तब जाकर के आप यहां से इस पर लंब खींच पाओगे। तो कहोगे सर एगो बाढ़ जा रहा है, एगो मुकामा जा रहा है, एगो दिल्ली जा रहा है, कहाँ टकराएगा? तो नहीं टकराएगा तो बैक करो। देखो भाई, इसको आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ये तो आगे जा रहा है ना, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दो। बताओ, क्या तीनों लंब आगे पीछे करने से कहां टकराया? त्रिभुज के बाहर ना, तो सीधे कह देना त्रिभुज के बाहर। तो आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होते हैं, समकोण में समकोणीय शीर्ष पर होते हैं, और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर होते हैं। लिखिए, साउंड नहीं आ रहा है, इतना तो साउंड आ रहा है, कैसे बात कर रहे हो? क्या उधर से नहीं दिख रहा था? आप चाले को बैठा हुआ है। अब इतना जल्दी तो एलसीडी, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, यहाँ पर बैठ जाइए, इधर से आपको दिखेगा। मैं हमेशा उसी साइड से लिखूंगा, प्रॉब्लम होगी। आ जाइए इधर, थोड़ा सा इनको बैठने दे दीजिए। आप भी आ जाइए। है तो बैठ। भाई तू पहले 2 बेंच पीछे है फिर भी ऐसे बोल रहा है। हो गया जी।
मोबाइलिया निकालिए, फोटो खींच डालिए। लेट हो रहा है तो फोटो खींचिए। तो मोबाइल खाली सेल्फी खींचने के लिए रखेगा? ऑनलाइन वाला और ऑफलाइन वाला सब सुनो। रात में 10 बजे लाइव रह के पढ़ेगा तो पढ़ाएंगे, और नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। तो हमको बेइज्जत कर रहा है। 10 बजे एकदम फिक्स टाइमिंग है। 10 बजे हमको आना है। एनी हाउ 10 बजे रात में। नहीं, यहाँ कैसे आ जाएगा? हो गया भाई। मैडम थोड़ा फास्ट लिखिए। क्या? हेलो। कह रहा साउंड नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। आपके बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इन लोगों के कमेंट पे ध्यान मत दीजिए। नहीं, प्रिंस कुमार कल इतना गंदा कमेंट लिखा है कि मैं उससे बहुत इंटरनली हर्ट हो गया। कल इसके कमेंट से मुझे लगा कि विद्यार्थी किसी के बाप का भी नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि मुझे कहा था किसी ने कि विद्यार्थी किसी का नहीं होता है। कल मुझे ये बात का एहसास हो गया कि विद्यार्थी किसी का नहीं होता है। आप नहीं समझते, इतना गंदा कमेंट अर्जुन बैच में लिख दिया कि मुझे खराब लग गया। लेकिन फिर मैं समझा कि ये दूसरे बैच का विद्यार्थी होगा, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का, और उसको पेड कोर्स में जानबूझ के एंट्री करवा दिया गया है। आ जाओ तन्ने ओकरा गरियाओ। क्योंकि पटना मेरे नेचर को जानता है कि मैं थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का आदमी हूँ। लेकिन मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। अब एक के बार में नहीं ना बदल जाएंगे। हो गया भाई। हाँ ना, धीरे लिखता है ये लोग। हो गया होगा। आइए, अब हम लोग पहले आज क्वेश्चन करेंगे, फिर कंसेप्ट की ओर चलेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ये बड़ा सा टॉपिक है दोस्त, इसको हल्के में मत लेना। हो गया होगा। ठीक है। आगे बढ़े। अरे अंदर में बक, कैसा आदमी है? इतनी बात नहीं देख सकती होगी, अंदर में है। देखो, तो माथे भुका देता है। आगे बढ़िए। आगे बढ़े भाई। हाँ। हम्म। चलिए छोड़िए वो सब, क्वेश्चन पे आइए। जो क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ पहले, वो बताऊंगा, ठीक है ना? इसलिए आप लोग किसी भी तरह के हेडेक में मत रहना। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बस क्वेश्चन को मैच करते चलना कि मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ। हम्म। आओ, पहले हम लोग इसको करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है ये। कहता है बिंदु -3,5 और 6,2 को एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटती है? उसको पहले साइड, इसको पहले। बिंदु P1,2 ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटेगी? अब देखो दोस्त, एक मिनट। क्वेश्चन से बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा को ये बिंदु P बाह्य विभाजित करती है या अंत विभाजित करती है, ये तो मुझे पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रेशियो मांगा गया। तो मेरे दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए
यहाँ देखो, एक पॉइंट आपका ए है जिसकी कोऑर्डिनेट -2, 1 है, और मेरे दोस्त एक पॉइंट तुम्हारा बी है जिसका कोऑर्डिनेट 7, 4 है। आपसे कहा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को एक तीसरा बिंदु पी विभाजित करती है, बाहर रह के कि अंदर रह के पता ही नहीं है, मान लेता हूं अंदर रह के विभाजित करता है, यानी कि 1, 2। हमने यहां पर मेरे दोस्त माना, माना कि डिवीजन कैसा हो रहा है, हाँ माना कि डिवीजन हो रहा है इंटरनल, ठीक है, वेरी गुड। आपसे यही कह रहा है कि ये जो P1, 2 है वो पूरे AB को किस अनुपात में बांट रही है, मान लिया MN में बांट रही है, ठीक है। मेरे दोस्त ये आपका X1 और Y1 है ना, और ये आपका X2 और Y2 है, और ये आपका X और Y है। जानते हो जब कभी भी आपसे ये रेशियो दे देगा, ये दोनों बिंदु दे देगा तो सेक्शन पॉइंट पूछेगा, लेकिन अगर आपसे ये दोनों पॉइंट और सेक्शन पॉइंट दे देगा तो रेशियो पूछेगा। हमेशा याद रखना ये रेशियो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें सेक्शन पॉइंट पर कोई बिंदु मिल जाएगा। तो आप तनिक सोचो, सेक्शन पॉइंट पर तो x भी जानते हैं y भी जानते हैं, है ना, x1 है और y 2 है। आपको पता है इंटरनल डिवीजन में सेक्शन पॉइंट का जो x होता है वो mx2 प्लस nx1 और बाई m प्लस n होता है। बताओ सेक्शन पॉइंट का x है कितना, ई सेक्शन पॉइंट है कि सेक्शन पॉइंट है, ई न है, विभाज अरे बांटने ये ना आया है, तो जो बांटने आया वो विभाजन बिंदु है। ये है x का मान, x का मान 1। और सुनिए, आपको पता है कि m हमेशा x2 y2 से टकराएगा और n हमेशा x1 y1 से टकराएगा। m x2 कितना है 7, तो हो जाएगा 7m, ठीक है, प्लस n टकराएगा x1 से, तो n x1 है -2, तो हो जाएगा n हो जाएगा n इंटू x1 और बटे कितने m प्लस n। अब देखो m प्लस n 1 से टकराएगा तो m प्लस n रहेगा, यहाँ आपका 7m और माइनस का 2n, बहुत अच्छे। अब m जाके घटेगा 7 में से तो 6 होगा, और 2n इधर आके प्लस होगा तो 3n होगा, यानी आप समझ गए कि 6m बराबर 3n। तो m बटा n जो है 3/6 यानी 1/2, यही आपका रेशियो हो गया। मैंने पूरी बात, रुकिए 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 रुकिए, आपने इंटरनल माना और रेशियो आ गया पॉजिटिव, ठीक है, रेशियो आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब है कि आपका मानना सत्य है। लेकिन अगर आपने इंटरनल माना और मेरे मित्र रेशियो यहां निगेटिव आ जाता, देखो ना रेशियो पॉजिटिव आया है ना, रेशियो अगर माइनस में आ जाता तो ये, अगर ये रेशियो माइनस में आ जाता तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही रहता। लेकिन वो जो माइनस है ना, बस ये दिखाना आता कि यहां अंतः नहीं, यहां बाह्य हो रहा था, बाह्य विभाजन हो रहा था, एक्सटर्नल डिवीजन। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है, लिख दो। अब वो कह रहा है कि माफ कर दीजिए नहीं तो मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। क्या, हाँ y को भी लेके जा सकते हैं, आपका मन है सेक्शन पॉइंट का y लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लेके चल सकते हैं, आंसर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अरे हम गुस्सा नहीं होते हैं यार, हम बोले पहले ही क्लास में कि हम एल्यूमिनियम हूँ, तुरंत गुस्सा भी जाता हूँ और तुरंत ठंडा भी जाता हूँ, परमानेंट गुस्सा मेरा नहीं है। वो वाला बात नहीं है कि टेंशन में आ गए तब ब्रेकअप कर लिए, वो वाला बात नहीं है ना। अब टेंशन में आ गए 5 मिनट बाद सॉरी बोल दो, है ना, ब्रेकअप होने से पहले पैचअप हो जाएगा, है ना। ईगो रखने का क्या मतलब है, ईगो रखिएगा, शरीर परमानेंट है ये नहीं है, ईगो रखते हैं, अभी हैं और रातें में टपक जाएंगे, कोई ठीक है भाई। तब बॉडी एक कपड़ा है जो दिमाग को पहनाया हुआ है, तो दिमाग को सॉफ्ट रखिए। अरे छोड़िए ना, हटाइए ना।
कल को देखिए एगो लड़की किसी लड़का कॉलर पकड़ ले थी, पोल में साट ले थी, आ सब वहां वीडियो बनाने के मूड में था, है ना। हम समझ गए मामला हो सकता है ब्रेकअप वगैरह वगैरह का मामला होगा। हम चुपचाप आगे बढ़ा, लेकिन देखा तो मुझे लगा देखो ड्रामा रोड पे भी चल रहा है। एकदम कॉलर पकड़ के सटले था पोल में। हाँ, लड़का थर में था। करेगा गलती तो बोलेगा कुछ ही। देखिए इधर। आइए बढ़िए ना। इको 1,2 का कोई यूज नहीं है, उसका हम यूज किए नहीं है। एक्स का मान हम वहां से 1 लिए हैं ना जी। बिना सेक्शन पॉइंट के हेल्प से रेशियो कैसे निकलेगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखो मेरे दोस्त, सबसे पहली बात तो आपने ये देख लिया कि हमें पॉइंट दिया हुआ था, तो हम रेशियो निकाल लिए। आज आप देखिए क्या है, 2,-3 और 5,6। चुप रहिए ना। 2,-3 और 5,6 को एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटेगी। तो मेरे दोस्त यहाँ देखो, देखो ये है आपका 2,-3 फोर्थ क्वाड्रांट में, ठीक है ना। और फर्स्ट क्वाड्रांट में मान लो इस तरह से मैंने क्वाड्रांट दिखा दिया है, इस तरह से। तो फोर्थ क्वाड्रांट में 2,-3 है। अब फर्स्ट क्वाड्रांट में आपका 5,6 है। तो पहला पॉइंट आपका 2,3 है, दूसरा पॉइंट आपका 5,6 है। आपसे कहता है कि इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ये एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटेगी। एक्स अक्ष का मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन पॉइंट किस अनुपात में बांटेगी। यानी आज सुनिए, एक्स अनुपात बांटने आ रही है, इसका मतलब आज सेक्शन पॉइंट एक्स अक्ष पर है। और जब भी सेक्शन पॉइंट एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर कोई भी मान है तो एक्स का तो मान होगा, लेकिन वाई का मान। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बनाने वाले ने कितना आपके लिए राह आसान कर दिया। वो आपको डरा दिया एक्स अक्ष बोल के, और जबकि आप एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है ये आप जैसे ही जान गए तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। अच्छा बेटा, तुम दोनों पॉइंट भी दिया है और सेक्शन पॉइंट पर एक्स को छिपा दिया, वाई को दे दिया। तो भाई साहब हम सेक्शन पॉइंट पर एक्स और वाई किसी को भी लेके चल सकते हैं, रेशियो तो आ ही जाएगा। आप कह रहे हो किस अनुपात में बांटेगा, मान लेते हैं एम अनुपात एन में। आज ही बताओ, सेक्शन पॉइंट का एक्स लेके चलोगे या वाई लेके। एक मिनट, एक्स लेकर क्यों नहीं चलेंगे। नहीं, ये बोलना होगा कि मास्टर जी एम अनुपात एन चाहिए। यानी एम एन एक तो खुद ही अननोन है, और ऊपर से आप अननोन वैल्यू लेके चलिएगा तो तीन तीन वेरिएबल का मान कहाँ से आएगा। इसीलिए हम यहाँ से सेक्शन पॉइंट का एक्स नहीं लेकर चलेंगे, क्या चलेंगे लेकर, वाई। तो सेक्शन पॉइंट का जब वाई लेके चलिएगा तो My2 प्लस NY1 और बटे m प्लस, यही होता है। ठीक है। अब आप बताइए, सेक्शन पॉइंट का अगर मेरे दोस्त हमें y लेकर चलना है तो y है कितना, 0, बराबर m और y2 दूसरे 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 पॉइंट का y होता है y2, और प्लस ny1। तो ny1 है -3। ऐसे भी आपको पता है, क्या पता है कि x1 y1 m टकराएगा x2 y2 से, और n टकराएगा x1 y1 से, ठीक है ना। चलिए, तो y से टकराएगा क्योंकि y लेके चले हैं। मेरे दोस्त नीचे में m प्लस n, m+n 0 से टकराएगा, खत्म हो जाएगा। 6m और माइनस का 3n। आप ही बताइए, 6m रहने दीजिए, 3n इस पार आके +3n हो जाएगा। ये m अनुपात n जो है 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मित्र, यहां पर x का मान हम नहीं रख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि x का मान निकाल लें तो अब आप निकाल सकते हो, क्योंकि रेशियो आपको पता चल गया है। रेशियो भी जानना है और एक आप x भी लेके चलिएगा, तो x तो यहाँ अननोन न है जी। एक्स अननोन है, जब तक आप सेक्शन पॉइंट पर ऐसा मान लेके नहीं चलिएगा जिसका मान आप जानते हैं, तो रेशियो कैसे निकलेगा।
कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। तो उसके लिए आपको एक्स निकालना पड़ेगा पहले। हो गया भाई। आप देखिए, दो क्वेश्चन मैंने बताया ना, इससे आपको ये पता चला कि सेक्शन पॉइंट अगर दिया रहे तो रेशियो तो हम एक्स वाई किसी को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन जब सेक्शन पॉइंट हमारा एक्सिस बनने लग जाए, यानी विभाजन करने जब अक्ष आएगा, तो पॉइंट हमारा एक्स अक्ष या वाई अक्ष पर होगा। तो जब एक्सिस पर सेक्शन पॉइंट होगा तो एक्स और वाई में से कोई एक ही हम जानते रहेंगे, तो जो जानेंगे उठा लेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब इसको देखिए। अब यहां देखिए, -4,2 और 8,3 को मिलाने पर प्राप्त रेखा को कौन बांट रहा है? वाई एक्सिस बांट रही है। बताइए किस अनुपात में बांटेगी? सुनो भाई, बउआ थोड़े है, वन जाएगा ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, वहां डिटेल थोड़े देना है। तू जान गया कि हमारा बांटने के लिए वाई अक्ष आ रहा है, तो वाई अक्ष पर कुछ भी मान होगा तो वाई का मान होगा, लेकिन एक्स का मान। तो तेरा जो आज विभाजन बिंदु है वो वाई अक्ष पर है, यानी वो 0,y के फॉर्म में होगा। तब तो विभाजन बिंदु का तुम एक्स जानते हो, तो एक्स लेकर चलो। एक्स बराबर क्या होना है? mx2 प्लस nx1 और बाई m प्लस। इस बात का हमेशा याद रखना, मैं बिना कुछ सोचे डायरेक्ट प्लस लिख दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने यहां अंतः विभाजन अपने मन से मान लिया, पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन की विभाजन कौन सा हो रहा है। अब बताता हूं विभाजन कौन सा हो रहा है। ये सेकेंड क्वाड्रांट, ये फर्स्ट क्वाड्रांट, वाई अक्ष 20 से जाएगा, अंतः विभाजन है। ठीक है, आप नहीं भी इतना जान सके कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अंतः विभाजन मान के चलो। अगर प्लस आ गया तो समझ आना अंत ही हो रहा है, अगर रेशियो नेगेटिव आ गया समझ आना बाह्य हो रहा है। ठीक है, तो चलो यहां पर सेक्शन पॉइंट का एक्स है 0, mx2। अरे मुंह काहे बनेले हैं? तोरो झटका लगा है का? ध्यान दो भाई, यहाँ पर 8 पढ़ लो भाई। ये n इंटू x1, x1 क्या है? -4 और बाई m प्लस n, m प्लस n 0 से टकराएगा 0। 8m और माइनस में 4n, 8m बराबर 4n। तो यहाँ से m अपॉन n क्या होगा? 4/8, यानी कि 1/। पॉजिटिव आ गया ना? कहेगा मास्टर हमेशा आंसर 1/2 आ रहा है ना? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई। एक मिनट, हाँ भाई साहब, तब तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेकार है हम पढ़ा रहे हैं। आपको ये बात पता नहीं है x माइनस वाई प्लस में किस क्वाड्रांट में होगा? सेकेंड क्वाड्रांट में। और दोनों पॉजिटिव है, 8,3 किस क्वाड्रांट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रांट में। तो मिला दीजिएगा तो कहाँ से वाई अक्ष गुजरेगा? बीचे से ना। तो जो बीच बीच में आकर के विभाजित करेगा तो इसी को अंतः कहते हैं। नहीं नहीं, डोंट वरी। आप कह रहे हो, भाई लोग कह रहे हैं कि बाह्य विभाजन कैसे होगा। अगर वही पॉइंट यहाँ पर होता और इसको मिला देते, अब बांटने के लिए वाई अक्ष आता तो यहाँ बाह्य विभाजन होता। ठीक है, वो पॉइंट वाई अक्ष पर कहीं भी रहता और इसको विभाजित करता, तो विभाजित कैसे करेगा वो हम आपको बता दिए हैं, बाह्य विभाजन। आपको बस यहाँ मतलब इतना से है कि वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो एक 0,y के फॉर्म में होगा। चुपचाप यहाँ से एक्स उठाइएगा, रेशियो निकाल लीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक है बरो। अब ध्यान दो, अगर क्वेश्चन जरा भी टेढ़िया गया तो क्वेश्चन टेढ़ियाएगा तो ऐसे टेढ़ियाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या टेढ़िया रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर एक समीकरण यह है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटेगी। अभी तक आप क्या देख रहे थे? एगो बिंदु आया, विभाजित करके चला गया, फिर एगो एक्सिस आया, विभाजित करके चला गया, और अब विभाजित करने के लिए एक स्वयं लाइन आ गया है। ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी है, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो जब कभी भी इस फॉर्म में कोई समीकरण आपको दिख जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है।
ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको हम सरल रेखा समझें, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहीं भी ये आता है मतलब है कि एक रेखा आ गया। आज इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करने के लिए ये एक रेखा आ गया है। कह रहा है बताइए ये उसको कैसे विभाजित करेगी। देखिए कैसे विभाजित करती है। एक पॉइंट हमारा 3, -1 है और एक पॉइंट हमारा मेरे दोस्त ये 8, 9 है। अब देखिएगा इन दोनों को विभाजित करने वाले बिंदुओं को, सॉरी इन दोनों को मिलाने वाले बिंदुओं को एक रेखा आ गई है जो इसे विभाजित कर रही है। किस अनुपात में? m/n में। और जो विभाजित करने आई है उसका खुद का समीकरण क्या है? थोड़ा इसको संभाल लो मेरे दोस्त, संभालने का मतलब सजा लो, इधर ही ले आओ ना, सबको इधर ले आओ, क्योंकि मैं x को पॉजिटिव करना चाहता हूं। नहीं भी करना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y-x + 2 = 0 जैसे है वैसे ही लिखो, बस इतना ध्यान रखना बराबर में 0 रखना, सबको इस पार ले आना, ठीक है। अब यहां सुनो भाई, कैसे इसका बेसिक है क्या है उसको छोड़ो, सीधा एक ट्रिक यूज करो, नहीं तो तुझे बहुत टाइम लग जाएगा, पेपर के अंदर नहीं बना पाओगे। ट्रिक आप ये यूज करो, डायरेक्ट रेशियो निकालो m/n, ठीक है। आपको बस इतना करना है, यहां देखो मैं क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट का एक्स वाई क्या है? कोई भी बिंदु x, y एक फॉर्म होता है ना। फर्स्ट पॉइंट का एक्स वाई पुट करके ऊपर में लिखो, और फर्स्ट पॉइंट का एक्स वाई पुट करके ऊपर में लिखा है तो सेकंड पॉइंट का एक्स वाई पुट करोगे तो नीचे में लिखना। तो चलो, फर्स्ट पॉइंट का एक्स कितना है? एक्स के जगह 3 रखना है। वाई कितना है? वाई के जगह -1 रखना है। तो वाई है -1 तो वाई के जगह लिख दो -1, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लिखो। अब x की जगह x का मान रखोगे 3 तो 3 रख दो, और प्लस में क्या है 2, एज इट इज रहेगा। फिर देखो दूसरा पॉइंट को रखो इसमें, तो दूसरा पॉइंट पहले y न है तो y का मान है कितना 9, और x का मान कितना है, बीच में यहाँ माइनस का साइन, x तुम्हारा खुद है क्या है 8, प्लस में 2 है तो, और एक मेरी ओर से माइनस का साइन लगा लेना, कहानी खत्म। सीधे तुम देखो यहां पर हो जाएगा -4 में 2 जाएगा -2, -2 इंटू माइनस कितने हो जाएंगे, तो आप कह दोगे सीधे +2, और नीचे 9 2 11, 11 में से 8 गया 3, आंसर होगा 2:3, तुरंत आंसर आ जाएगा बिना किसी और बोल के, ठीक है। तो जहां जरूरत है एप्टीट्यूड टेस्ट का वहां एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर यूज करो। हाँ क्या कौन सी बोला भाई? सारा आंसर लाना है मेरे दोस्त, ये इसको हंसी पात्र मत लीजिए। मेरा कहना है कि जो जिसको ट्रिक कहते हैं उसका कोई जवाब नहीं होता है, उसका एक ही जवाब होता है आंसर जल्दी लाने के लिए, ठीक है भाई। वरना बेसिक बताऊंगा पूरा बोर्ड भर जाएगा, मत कीजिए वो, ठीक है, क्योंकि पेपर में आप बना ही नहीं पाइएगा। यहाँ पर सीधे लिख लीजिए माइनस अपना मन से, अपना मन से, ठीक है। हाँ हाँ, तो मोबाइल खोल लिए तो क्या, आज के ज़माना में सब कुछ मोबाइले में रहता है। हम चाहते हैं क्वेश्चन और करा दे, तो थोड़ा गरा लग रहा है। आया है नौकरी लेने के लिए कि फैशन झाड़ने के लिए? तो लड़का कहता है फोन निकालते हैं, पागल कहीं का। आ गया डायरेक्शन देने के लिए। क्या हुआ? मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मेरा आदत थोड़ा मेरे अपने नाना जी के जैसे हो गया है। तो उनके साथ उन्होंने मुझे अपने पास रख करके 18 साल तक पाला पोसा है, तो कुछ न कुछ उनका गुण तो आ ही जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलता हूँ। हो गया।
मैं बस ये चेक कर रहा था कि एक और क्वेश्चन है कि नहीं। देख लीजिए, सॉल्यूशन नहीं ना है, क्वेश्चन है। दिखा, दिखा इसलिए दिया कि लड़का के मन में कुछ हो आ सकता है भाई। अब मोबाइल, अब गरीब आदमी का फोन कैसा रहेगा? तब खराब है तो है। हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कोनो क्वेश्चन कहीं है, कोनो क्वेश्चन कहीं है। इसमें तो सब एक ही जगह पर है, इसमें पता नहीं कैसे कैसे इधर उधर हो गया है। हम खुद है। है, रुको एक मिनट, एक मिनट रुको। थोड़ा हमको देख लेने दो कि ऐसा काहे हो रहा है। ये चैप्टर पहला ऐसा है जी इतना, तो ऐसे कैसे हो सकता है? चुप रहिए ना। एक मिनट रुकिए, रुकिए। गड़बड़ हो जाएगा ऐसे में। ये क्वेश्चन इधर है, ये क्वेश्चन उधर है, ऐसे में कैसे होगा? अरे यार 2 मिनट, 2 मिनट चुप नहीं रह सकते हैं? जैसे ही अब 1 मिनट हम रुके, लग गया पूरा एकदम। अब देखो, हमको पता ही नहीं चल रहा है क्या था। डिस्टर्ब कर दिया ये लोग। एकदम ऑफलाइन के चक्कर में काम खराब हो जा रहा है। हे, पाँच। आप चोय चोय काहे कर रहा है भाई? 1 मिनट रुक नहीं सकता है? ये हुई ना बात, ये ठीक है। हैंग कर जा रहा है। रुको, आप लोग 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम 1 मिनट में आते हैं। तो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डोंट वरी, हल्ला नहीं। अब हल्ला मत कीजिए। आपको मैं से चाह रहा था कि थोड़ा डिवीजन वाली बता दूं। एप्लीकेशन पर पीडीएफ चेंज कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पीडीएफ चेंज कर रहा हूं, टेंशन में मत आना। एप्लीकेशन पर मैं पीडीएफ चेंज कर रहा हूं, अभी नया पीडीएफ दिया हूं तुरंत। ये इसमें मैनेजमेंट की गलती नहीं है, मेरी गलती है। और मैंने पीडीएफ ही गलत दे दिया था, दूसरा पीडीएफ दे दिया था। ठीक है भाई। चलो, सबसे पहले क्या, मैं एक काम कर लेता हूं, अभी जो पढ़ा रहा था उस पर एक क्वेश्चन मैं आपसे बनवा लेता हूं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक क्वेश्चन अगर आप लिख लीजिएगा तो आपका शान घट जाएगा, है ना? लिख लीजिए। छोड़ देंगे कौन सी? लिखो भाई, वह अनुपात, ऑनलाइन वाला नहीं समझता है। वह अनुपात ज्ञात करें, वह अनुपात ज्ञात करें
जिसमें रेखा मेरी मौसी का नाम है 4x 4x प्लस वाई बराबर 13। बताओ, हंस रहा है। अब नाम है तो नाम है। दो बिंदुओं 1,6 और 6,1 को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? अनुपात में विभाजित करती है। हाँ मेरे भाई, देखो तनिक ऑप्शन लिख दें ताकि सबका आंसर भी आएगा तो मजा आएगा। ऑप्शन भी लिख लीजिए। ऑप्शन इसका है 3:5, 4:3, 2:3, 3:1। ट्रिक mod through the previous question. Process is not recommended in exam. What is your problem? By process. पहला क्वेश्चन प्लीज। उस सिलसिला में थोड़ी है कि m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, समझिए। हाँ, रेशियो लगता है गलत लिखा गया। चलो, नहीं नहीं, एक लड़का के मन में संदेह आ गया। वो लड़का कह रहा है कि पहले बेसिक्स बताइए तब समझेंगे ट्रिक का क्वेश्चन सही है। ले, बेसिक्स से जानना चाहता है ना तू? 1 मिनट नहीं, यही ना है? ठीक है, हटाओ। 1 मिनट मेरे दोस्त, हटाओ ना, हम देखो ना कैसे बताते हैं इसको। प्रोसेस से जाना चाहता है, प्रोसेस बता देते हैं। 1 मिनट, तनिक इधर देखिए ना, इधर देखिए, आप लोग का भी थोड़ा ज्ञान में वृद्धि हो जाएगा। 3, -1 और ये हमारा 8,9, 8 × 9, ठीक है, 8,9। इन दोनों को भी मिलाने वाली रेखा को, ठीक, आज एक रेखा जिसका अपना इक्वेशन है y-x, या ऐसा करो सबको उस पार ले जाओ, x - y - 2 बराबर 0 हो जाएगा। सबको इस पार लाऊंगा तो, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इसे किस अनुपात में विभाजित करेगा। प्लीज मान लेते हैं कि इसे m/n में विभाजित करेगा, ठीक है। आप सब लोग जानते हो, जब तक हमें सेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हम इसे बांट नहीं सकते। तो ऐसा करो कि सेक्शन पॉइंट को कुछ मान लो, x, y मान लेते हैं सेक्शन पॉइंट को। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, ठीक है। मैंने सेक्शन पॉइंट को x, y मान लिया। आप सभी को इस बात का ज्ञान है, m टकराता है x2 y2 से, है ना। और मेरे दोस्त n किससे टकराता है? x1 y1 से। आप बेसिक कहता है कि आप सबसे पहले सेक्शन पॉइंट का x निकाल लीजिए और सेक्शन पॉइंट का y निकाल लीजिए। सेक्शन पॉइंट का x निकालोगे, mx2 होता है ना। बताओ, m और x2 कितना है? 8 हो गया, प्लस nx1, nx1 है 3, हो जाएगा 3n, और बाई m प्लस n, रहने दीजिए। y निकालिए, my2 हो जाएगा 9m, प्लस ny1, ny1 है -1 तो हो जाएगा -n, और बटे m प्लस। आपने सेक्शन पॉइंट का x और y निकाल लिया। चेक कर लो एक बार फिर से, mx2 8m, nx1 3n, फिर देखो my2 9m, ny1 -n, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, कहोगे क्या? मित्र ये बताओ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या सिर्फ इस लाइन पर है या इस लाइन पे भी है? दोनों पॉइंट पर है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों लाइन पर है, याद रखना। कोई लाइन किसी पॉइंट से गुजरती है
तो वो पॉइंट उसे 100% सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी गुलाबी वाली लाइन है, इस लाइन पे भी ये पॉइंट है। तो चूंकि ये लाइन यानी x माइनस वाई माइनस टू बराबर जीरो जो लाइन है वो x कोमा वाई से पास कर रही है। इसका मतलब ये x कोमा वाई जो है उसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि यहां से x का जो मान है x के जगह पर, और यहां से जो y का मान है उसको y के जगह पर रख देते हैं, वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। सेटिस्फाई का यही मतलब होता है। ठीक है, आइए जिसको सेटिस्फाई करेगा उसको लेके आइए, x माइनस वाई माइनस टू बराबर जीरो। आइए अब देखिए, आप जैसे ही मेरे दोस्त मान रखोगे, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? चार। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा करो, उस समीकरण को ले आओ। x माइनस वाई जो माइनस दो है उस पार जाके क्या होगा? अब रखिए x और y का मान, x के जगह पर आप ये रखिए मित्र, हो जाएगा 8m और प्लस का 3n और बटे m प्लस n। माइनस वाई के जगह पर रखो 9m माइनस n और बटे m प्लस n। x के जगह x का मान, y के जगह y का मान, बराबर में दो है, दो रहने दीजिए। यहां से एलसीएम आएगा m प्लस n, ये हो जाएगा आपका 8m और प्लस में 3n, माइनस में 9m और माइनस माइनस प्लस n बराबर दो। ठीक है ना, 8m में 9m जाएगा तो माइनस में m, 3n और प्लस n 4n और बराबर दो से गुना कर दीजिए 2m, और ये हो जाएगा आपका 2n। ठीक है ना, अब देखो 2m इधर आके जुड़ेगा, माइनस का 3m हो जाएगा। अब 4n उधर जाके घटेगा, माइनस का 2n हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो गया, m अनुपात n करोगे 2:3 आएगा। बताओ आंसर आ गया। इसका मतलब आपको ये ज्ञान, ये तो तसल्ली मिल गया होगा कि ट्रिक सही था। चलिए ठीक, थैंक यू। लिखना है लिख लीजिए, फोटो खींचना है फोटो खींच लीजिए। चार दिन के क्लास में सेटिस्फेक्शन 100% चाहिए, है ना? क्या है भगवान, भैया इन्हें देखो ना, एगरा हम सब की इस पार ले आए हैं भाई, इस पार ले आए हैं। नहीं, सबको इस पार लाइएगा तो क्या होगा? पहले x हो जाएगा प्लस में, y हो जाएगा माइनस में, और 2 इधर आके हो जाएगा माइनस में, इधर कुछ भी नहीं तो जीरो। इसी को इस्तेमाल ने किए है भाई। ओके, सब समझिए। लगातार कितना घंटा क्लास कर सकते हैं? सर ये तरीका सही नहीं है। अच्छा सही है, ठीक है, जा लिख लीजिए पहले। ना धीरे धीरे लिखता है सब। जल्दी जल्दी पे सॉल्व कीजिए। हो गया भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे बढ़ा दें, झूठ मूठ का समय खा गया तू मेरा। अब अब क्या हुआ? कितना नंबर पर थे तो दिए थे? अरे ठीक है लिखाए थे, लेकिन कहाँ पे लिखाए थे? ला कॉपी देखें। वो बेवकूफ, बेवकूफ बना रहा है मुझे, बताओ ना। नहीं समझे, इसमें बोर्ड पे लिखेंगे ना, तो कितना नंबर पर लिखेंगे वहीं पर मिलेगा। आगे देखें, खोजते रहेंगे। ये देखो, इसको मिलाने वाली है ना,
और इसको मिलाने वाली रेखा को विभाजित करने कौन आ रहा है? 4x प्लस वाई बराबर 13। लीजिए, ट्रिक भला बनाइए ना, छोड़िए ना, उतना जान कौन हतेगा। m अनुपात n, तो सीधे m अनुपात n निकालिए, माइनस का साइन लगा दीजिए अपना मन से, ठीक है। लिखिए पहला पॉइंट का एक्स वाई रखो, ऊपर में लिखो, लेकिन उसके लिए 13 क्या करोगे, 13 इस पार ले आओ, -13 बराबर 0। रखो भाई, पहला पॉइंट का एक्स कितना है, 4 × 1 प्लस वाई के जगह, अब माइनस में 13। अब दूसरा पॉइंट का एक्स क्या है, तो 4 × 6 हो जाएगा, प्लस में वाई है, अब माइनस का 13। तो अब देखो यहाँ माइनस, ये हो गया 10 - 13, तो -3, और बटे में ये 14, सॉरी 24 1 25, 25 में 12, आंसर आएगा 1 अनुपात, ठीक है, 1 अनुपात 4। हो गया भाई, ठीक है, आओ देखो, इसको बढ़ा दें जी। अब मेरे दोस्त रेशियो वाली चीज को मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम यहां से थोड़ा सा थ्योरी की दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। क्या? अरे यार, हम तो बोले कि ऑप्शन गलत है। एक एक बात सुनता है, ये नहीं है। पहले पूछ ले, का पूछना है, फिर आगे बढ़ेंगे। पूछो भाई, आप लोग नहीं पूछिएगा, मैं पूछ लूं? ठीक है, क्लास के लास्ट में मैं पूछूंगा, क्लास के लास्ट में। आइए अब स्लोप पढ़िए, सॉरी स्लोप नहीं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, ठीक है। लीजिए, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल, हिंदी में लिखेगा तो लिखो न। ये है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। अरे भाई, जबरदस्ती काहे छांक रहे हो, हैं? LHS बराबर RHS कर रहे हो? देखो इधर, समद्विबाहु, आइसोसेलेस, ओके। इसके बाद समकोण, मुझे लगता है समकोण के बारे में बताना उचित नहीं है, हटाओ, बता देते हैं, वो तो स्केलेन में ही हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और एक मेरे दोस्त क्या है, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको। आपको पता है आपको क्या दे देगा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे देगा, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। आपसे पूछ देगा कि ये किस त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ, प्लीज़ यहाँ देखो, मत लिखो अभी, अब समझो। ये आपके पास एक ट्रायंगल है AB और C, ठीक है। पॉइंट A दे देगा x1 y1, ये आपका दे देगा x2 y2, और ये आपको दे देगा x3 y3। A के सामने छोटी ए, B के सामने छोटी बी, C के सामने छोटी सी,
ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, ए बी सी मैं अपना मन से माना हूँ, वो मन मन से क्यों माना, हटा दो। हाँ, ये किस त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करना, दो बिंदु के बीच की दूरी के सहारे इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई निकाल लेना। ठीक है। अब मान लो ए के सामने इसकी लंबाई को छोटी ए कहते हैं, बी के सामने इसकी लंबाई को छोटी बी कह रहे हैं, और सी के सामने इसकी लंबाई को छोटी सी। आपने दो बिंदु के बीच की दूरी के सहारे ये निकाला, दो बिंदु के बीच की दूरी के सहारे ये निकाला, और दो बिंदु के बीच की दूरी के सहारे ये निकाला। आप जब ए बी सी तीनों निकाल लिए और आपने देखा कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो आप तुरंत बिना कुछ सोचे कह देते हो कि दिए गए शीर्ष विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एस्केलेन ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। लेकिन मेरे दोस्त ये पूरा सत्य नहीं होता। ये एस्केलेन है, इस बात का प्रमाण तब होगा जब आप ये भी दिखाओगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर किसी दो का योगफल तीसरे के बराबर नहीं है। कहने का मतलब हुआ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ते हैं तो वो सी स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए, या सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को जोड़ें तो बी स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए, या बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को जोड़ें तो ए स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर नहीं है। केवल इतना ही काफी नहीं है विषमबाहु कहने के लिए, समकोण त्रिभुज की भी तीनों भुजा बराबर नहीं होता है, 9 40 41। लेकिन आप देखिए ना, 9 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम का पालन कर गया। तो तीनों भुजा बराबर नहीं हो, साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम का भी पालन ना करे तो शीर्ष विषमबाहु का होगा। ये ध्यान रखना, अगर तीनों भुजा बराबर नहीं है लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का पालन कर गया तो ये विषमबाहु नहीं है, ये समकोण हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सबसे आसान तो यही है मित्र। अगर मामला समबाहु त्रिभुज की है तो आपको कुछ नहीं करना है, ए बी की लंबाई निकाल लेना है, बी सी की लंबाई निकाल लेना है, और ए सी की लंबाई निकाल लेना है। अगर तीनों बराबर हो गया तो क्या कहोगे, दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु में सतर्क रहना। समद्विबाहु में जब भी हम काम करते हैं तो मेरे दोस्त ध्यान रहे कि यह ए बी और सी, जानते हो दोस्त, इसमें हम क्या करेंगे, समद्विबाहु का मतलब कोई दो साइड बराबर होना चाहिए, चाहे ये दोनों बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो। आज हमने इस दोनों को बराबर कह दिया। ठीक है, तो आपको पता है आपने जैसे ही ए बी बराबर ए सी कह दिया, केवल और केवल इतना ही काफी नहीं है समद्विबाहु कहने के लिए। इसके अलावा एक और चीज चेक करना होगा, जो आपस में बराबर हैं उनके वर्गों का योग कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। बराबर भुजा के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु नहीं, समद्विबाहु समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये भी ध्यान रखना कि समद्विबाहु बोलने से पहले दो भुजा बराबर है, इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना होगा कि दो भुजा के वर्गों का योग, किस भुजा के, बराबर वाली भुजा के, बराबर वाली भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी कहोगे कि तुम समद्विबाहु हो। समझ में आ रहा है, ये बीपीएससी है, ग्रुप डी नहीं है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, बट उसमें एक प्रॉब्लम था। जानते हैं क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये था कि तीन त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई ऐसा आ गया जिससे त्रिभुज की रचना ही नहीं हो सकता था। क्योंकि त्रिभुज की रचना भी तब होगा जब किसी दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा होगा, किसी दो भुजा का अंतर तीसरी से बड़ा, तीसरी से छोटा, और दो भुजा का योगफल तीसरी से, यानी कि त्रिभुज, अगर ये एक त्रिभुज है जिसमें ये एक्स वाई और जेड है, जेड का मान अन्य दो के अंतर से बड़ा लेकिन दोनों के योगफल से, तभी त्रिभुज की रचना हो सकती है। और यही जब मैं डिस्कशन करा रहा था तो उस समय मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, तो हम वहाँ ऑप्शन लगा दिए, तो फिर अंतिम हमको नीचे मैसेज करना पड़ा। हम मैसेज कर दिए कि यहाँ है, इस नंबर में ऐसा है, तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा। समझ गए? ध्यान दीजिए।
इसलिए बार बार कहता हूं ये बीपीएससी है, हल्के में नहीं लेना है, छोटा क्वेश्चन को भी घुमा सकता है। हाँ मेरे भाई यहां देखना। हम्म। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की सिंपल सी बात है, तीनों शीर्ष दिया रहेगा। आप क्या करोगे मेरे दोस्त, अरे शीर्ष ऐसा दिया रहेगा x1 और y1, ये दिया रहेगा x2 और y2, और ये दिया रहेगा x3 और y3। आपको बस एक ही काम करना है, आपको ए बी निकाल लेना है, बी सी निकाल लेना है, ठीक है, और मेरे दोस्त ए सी निकाल लेना है। आप जानते हो, अरे हम बकलोल थोड़ी हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का लगाने के लिए किसी दो को स्क्वायर करने लगेंगे, नहीं नहीं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसलिए जब भी पाइथागोरस थ्योरम का पालन कर रहा है कि नहीं चेक करना हो, तो दो छोटी भुजा के वर्ग करके जोड़ना, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया तब पाइथागोरस है, नहीं तो पाइथागोरस नहीं है। ये कोई लॉजिक नहीं बनता है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को स्क्वायर करके जोड़ देंगे मॉडरेट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, औकात है इतना मॉडरेट वैल्यू को? नहीं, जब भी अकेला स्क्वायर होके बराबर होगा वो लार्जेस्ट होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा, मान लो कि अभी ऑर्डर ऐसा आ गया, तीनों भुजा निकाले, ए भी बड़ा हो गया बीसी से और बीसी बड़ा हो गया एसी से, तो आपका यह दायित्व तो बनता है कि आप सबसे बड़ी भुजा को वर्ग करें, और जो दो छोटी भुजा है उसको भी आप वर्ग करें, और जोड़िए छोटी वाली को और बराबर कीजिए बड़ी वाली के। अगर ऐसा हो गया तो पाइथागोरस समकोण है, नहीं हुआ तो समकोण नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये है दोस्त मेरे समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण का सीधा सा मतलब है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, हमने ए के सामने छोटी ए, बी के सामने छोटी बी, सी के सामने छोटी सी निकाल लिया, और हम ये देख रहे हैं कि अभी ए और बी जो है आपस में बराबर है, तो बराबर है तो समद्विबाहु है। लेकिन चेक करना है क्या ये सिर्फ समद्विबाहु है, ठीक है। ये अगर चेक करना होगा तो आप बराबर भुजा को स्क्वायर करके जोड़ना, बराबर भुजा को स्क्वायर करके जोड़ना, तो आप देखोगे कि ये तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो ये समद्विबाहु समकोण हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या? लिखिए। सर दिस टाइम इज व्हाट नॉट सेड in paper that the level of question will be friendly. What are you saying baby? बेबी मतलब भाई, गजब बात सोच लेते हो यार। हाँ, ध्यान दीजिए, यही तो दिक्कत है। मतलब शब्दों का मीनिंग, हम लोग के गुरुदेव पढ़ाते थे, एक लड़का क्लास में एक लड़की को बोल दिया आई लव यू, अब वो लड़की इतना टेंशन में कि जाके अपना माई बाप सबको बुला ले आया, अब पूरा गांव हो हंगामा हो रहा है। आपको पता है पूरा स्कूल में हो हंगामा हो रहा था। वो हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, वो निकले ऑफिस से सीधे और जाके पूरे गांव को और साथ ही साथ उस लड़की को और लड़की के माई बाप को, लड़का के माई बाप को, लड़कों को भी, सबको सुना दिए, और बैठ करके वहां पर वो लव का मीनिंग समझाने लगे। और जब समझाने लगे मीनिंग, सबका मुंह नीचे हो गया। पवित्र शब्दों का मीनिंग पवित्र तरीके से लीजिए, है ना, अर्थ का अनर्थ मत लगाइए। मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर आपको क्वेश्चन जो भी पूछेगा ढंग का ही पूछेगा, है ना। और क्या बोलते हैं वो, क्या नाम है उनका, हाँ, उनके बात पर दिमाग मत लगाइए। आपको हम बता देते हैं, 2018 में लॉकडाउन से पहले 19 में बिहार पुलिस की वैकेंसी आई थी, ठीक है। मुंह फाड़ के बोला था ये लोग क्या कि पूछेंगे 10वीं लेवल का क्वेश्चन, पूछ दिया इंटीग्रेशन, लड़का हो गया बेहोश। तबे हम कसम खा लिए कि बिहार पुलिस को हम नहीं पढ़ाएंगे। उस दिन के बाद हम बिहार पुलिस को नहीं पढ़ाएं। बोलेगा कुछ, करेगा कुछ है। मेरे दोस्त अगर क्वेश्चन ना फ्रेंडली रहेगा, ऐसा अगर अतुल जी बोल रहे हैं तो आप मानते हो तो मान लो, लेकिन मैं नहीं मानता।
थोड़ा अलग क्वेश्चन रहेगा और अलग क्वेश्चन रहेगा। हैं? गजब बात करती है, बताइए। बोल रही है यूपी वाला को फ्रेंडली रहेगा, बिहार वाला फ्रेंडली नहीं रहेगा, बेहोश कर देगी ऐसे में हमको ही। आइए देखिए। अरे हो गया। है, चुप रहो। आगे बढ़े। हे भाई हे, तोरा खातिर जे बढ़िया, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, माफ कर। हम लड़े खातिर तैयार हैं। हाँ, माफ कर दो। हमसे प्लीज आप ये पूछें कि क्वेश्चन क्या सही है, क्वेश्चन क्या आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम बोलेंगे वही जो सत्य होगा। तुझे बुरा लग जाएगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आओ ध्यान दो। हैं? क्या हुआ? अब मुंह काहे लटका लिया? हाँ, क्वाड्रिलेटरल ना होता है जी। हिंदी में लिखो। अच्छा ठीक है। लिखिए। चतुर्भुज। मतलब कहीं से भी उपाय नहीं है ना, कुछो बोलते हैं तो हंस ही देते हैं। हैं? आइए मेरे भाई, यहाँ देखो। अब मैं नहीं बोलूंगा, आधा बोलूंगा सिर्फ। समांतर। ठीक है। पैरेललोग्राम। ए, आयत। रेक्टेंगल। आगे बढ़ें। वर्ग। ऐसे ऐसे लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिनको ये भी नहीं पता है, जो बच्चे को ये नहीं बता पा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन पता नहीं है, और ऐसे ऐसे लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो बिहार का भविष्य कैसा होगा? देखो। अरे चुप रहो ना। तुम आप लोग एकदम तिलबिछनी बन के जाइए। तिलबिछनी समझते हैं? हाँ। छोड़िए वो सब, इधर देखिए आप।
मेरे दोस्त प्लीज देखो, समांतर चतुर्भुज, यहाँ देखना, ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये रेक्टेंगल का मामला है, ये रोम्बस का है, और ये स्क्वायर का है। थोड़ा सा ध्यान देना, बस काम हो जाएगा आपका। देखो, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। मित्र इतना ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं। यानी अगर आपको चार शीर्ष दे दिया जाए x1 y1, और यहाँ x2 y2, यहाँ x3 y3, और यहाँ पर x4 y4, ठीक है। अगर चार पॉइंट दे दिया गया और पूछा गया कि किस चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो सबसे पहले ये कर्तव्य बनता है कि आप मेरे दोस्त ए बी फाइंड करें, बी सी फाइंड करें, ए सी सी डी फाइंड करें, और ए डी फाइंड करें। यानी दो बिंदु के बीच की दूरी के सहारे से बी सी निकाल लो, दो बिंदु के बीच की दूरी के सहारे सी डी निकाल लो, फिर ए डी निकाल लो, और फिर मेरे दोस्त बी सी निकाल लो। अगर आप ऐसा देख लो कि ऐसा निकालने के बाद ए बी अगर सी डी के बराबर हो जाए, ए बी बराबर सी डी, साथ ही साथ बी सी ए डी के बराबर हो जाए, यानी बी सी आपका ए डी के बराबर हो जाए, ए बी हो जाए सी डी के बराबर और बी सी हो जाए ए डी के बराबर, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो जाने से क्वाड्रिलेटरल का आप निर्धारण नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आमने सामने का साइड पैरेललोग्राम के भी इक्वल होते हैं, और आमने सामने का साइड जो है वो रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं या नहीं? बिल्कुल। तो रेक्टेंगल के अंदर भी आपका ए बी जो होता है वो सी डी के बराबर, और जो ए डी होता है वो बी सी के बराबर। तो आमने सामने की भुजा एट बी सी बराबर ए डी, ए बी बराबर सी डी। मेरे दोस्त, आमने सामने की भुजा पैरेललोग्राम में भी इक्वल होता है और रेक्टेंगल में भी इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड के इक्वल होने से ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? डायगोनल निकालना होगा, यानी ए सी निकालना होगा और बी डी निकालना होगा। आपको ये बात पता है कि दो बिंदु, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से हम ए सी फाइंड करेंगे, है ना, और यहाँ भी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से हम मेरे दोस्त बी डी फाइंड करेंगे। अगर ये ए सी और बी डी इक्वल नहीं हुआ तो कह देना पैरेललोग्राम है। आमने सामने का साइड इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तब जाके वो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ देखो, अगर ऐसा हुआ कि आमने सामने के साइड इक्वल हैं, साथ ही साथ डायगोनल भी इक्वल हैं, यानी यहाँ पर हमारा ए सी किसके बराबर हो गया? बी डी के बराबर हो गया। तो समझ जाना कि क्या आमने सामने के साइड भी इक्वल, डायगोनल भी इक्वल, तो वो किसके शीर्ष हैं? आयत के शीर्ष हैं। बहुत अच्छे। लेकिन देखो, ये ना मैं भी मेंसुरेशन या ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट पढ़ा रहा हूँ, जितना जरूरत है बस उतना ही। ये देखो, ए है, बी है, सी है और डी है। मेरे दोस्त, ये भी हमारा ए बी सी और डी, ठीक है। अरे नाक साफ कर लेना भाई घर जाके, हैं? एक देख रहा है कोरोना चल रहा है, ऊपर से नाक साफ कर रहा है क्लासे में, ध्यान दीजिए। हाँ, माफ करो भाई, उससे ध्यान भंग होता है। हाँ, क्या पढ़ा रहा था? रोमबस। देखो इधर, रोमबस के प्रत्येक साइड क्या होते हैं? यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। ये देखो, ए बी बी सी सी डी ए डी, जब चारों साइड इक्वल हो तो चारों साइड इक्वल रोम्बस के भी होते हैं, और चारों साइड इक्वल स्क्वायर का भी होता है। स्क्वायर में भी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या? ए डी। अब मुझे बताओ दोस्त, ये तो आपने कह दिया, चलो चारों साइड इक्वल रोम्बस के भी, चारों साइड इक्वल स्क्वायर के भी, तो फिर स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस कैसे? तो वो डायगोनल से पता चलेगा। आपको डायगोनल निकालना होगा ए सी, और डायगोनल निकालना होगा आपको बी डी। अगर दोनों के डायगोनल इक्वल नहीं हैं तब तो रोम्बस है। लेकिन अगर ये हमारा ए सी और ये हमारा बी डी, मेरे मित्र ए सी और बी डी आपस में इक्वल हैं, तो कह देना जिसके चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो तो हम उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। बस इतना ही जरूरत है।
एक तो सर इन लोगों का एस्टेट का वेबसाइट नहीं खुल रहा है, इतना दिन से सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड हो रहा है। क्या चाहता है? क्यों कोई फ़ोन करेगा मुझे? बोलिए ना, जल्दी बोलिए ना। हो गया, थैंक यू। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से।
क्या बोलिए? क्या? उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और किसी को कुछ पूछना है? अब सुन लीजिए, जब आमने सामने की भुजा बराबर है और डायगोनल भी इक्वल है, तो वो सबसे पहले आयत है। ठीक है। जहाँ तक रही वर्ग की बात, तो वर्ग में भी आयत के गुण अवेलेबल हैं। क्योंकि वर्ग के चारों भुजा बराबर हैं, तो मतलब आमने सामने की भी बराबर है। ठीक है। और डायगोनल तो इक्वल है ही। अगर ऑप्शन में वर्ग नहीं है और वर्ग का गुण पालन हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में स्क्वायर नहीं है, तो वैसी स्थिति में अगर वहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन उस तरह से बना करके, तो वर्ग लगाया जा सकता है। लेकिन मेरे दोस्त नन ऑफ दिस भी रहता है, तो ज़बरदस्ती आप आयत नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पे आपको नन ऑफ दिस लगाना होगा, क्योंकि वर्ग वर्ग है और आयत आयत है। ठीक है। सभी आयत वर्ग कभी नहीं हो सकता है, लेकिन सभी वर्ग आयत हो सकता है। अरे यार, डबल लाइन का मतलब हुआ कि ये इसके बराबर है, और तीन गो लाइन का मतलब है कि ये इसके बराबर है। डबल दे दीजिएगा तो मतलब चारों बराबर हो जाएगा। आप चारों बराबर करना चाहते हैं? आप यहाँ भी देखिए, ये इसके बराबर है, इसलिए हम दो लाइन दिए हैं। ये इसके बराबर है, इसलिए तीन लाइन दिए हैं। मेरी वाली है, आपकी वाली आपकी वाली है। तो आपकी वाली मेरी वाली या मेरी वाली आपकी वाली कैसे हो जाएगा? गलत देखिए, बात समझिए, मजाक मत लीजिए। ये मजाक नहीं मैं कह रहा था। कहने का मतलब ये हुआ कि लंबाई लंबाई के बराबर होगा और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा। ये हंसने वाली क्या बात है? कोई भी बात तो आप लोग हंस देते हैं। देखिए दोस्त मेरे, सेपरेटली इसका मीनिंग ये हो गया फाइनली, कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि कौन सा साइड किसके बराबर है। जो इक्वल है उसको इक्वल दिखाइए, ताकि दिखे कि ये इसके बराबर है ना। तो दो लाइन से दो लाइन रखा ताकि आप ये समझो कि ये इसके बराबर है, और तीन लाइन तो तीन लाइन रखा ताकि आप समझो ये इसके बराबर है। ठीक है। ओके। ओहो, आज बहुत डिस्टर्ब किया तुम लोग, लेकिन आदमी पागल हो जाएगा इससे में। आज ऑनलाइन वाला एकदम बोर हो गया होगा, हम समझ रहे हैं। देखो जी, ढाल स्लोप, हम स्लोप आपको बताए नहीं है, स्लोप समझिए। आप ऐसे समझिए। देखो, एक सवाल पूछा है हमसे कि आज तक आप शादी क्यों नहीं किए हैं। बताइए, ये सब सवाल मास्टर्स पूछने वाला चीज़ है? आगे बढ़ो, छोड़ो, हटो, बाईपास से जाने दो। सुनो भाई, स्लोप क्या होता है? किसी लाइन के द्वारा, किसी लाइन के द्वारा, अच्छे समझना, किसी लाइन के द्वारा एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाए जाएंगे, उस एंगल का टेंजेंट ही स्लोप होगा। जैसे देखो आप, ये मेरे दोस्त एक लाइन ऐसे गुजर गया, ठीक है। एक लाइन सोचो अगर ऐसे गुजर गया, मैं दोनों लाइन पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। आप बस इतना समझना, हमेशा आपका कलम एक्स अक्ष पर रहेगा, ठीक है। आप शुरुआत एक्स एक्सिस से करोगे। अगर आपने एक्स एक्सिस से एंगल मापना है, शुरुआत एक्स अक्ष से होगा, ठीक है। आपका लाइन इधर है ना, तो कौन तो ऐसे मापोगे। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना,
कि अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में, ये घड़ी के विपरीत दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज, समझना, एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप घड़ी के विपरीत दिशा में जाके कोण माप रहे हो तो ध्यान रखना, एक्स अक्ष और आपकी लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है, अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी के विपरीत दिशा में जाके मापेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो वो हमेशा एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन अगर हम एक्स अक्ष पर खड़े हैं, लेकिन इस बात एंगल का मेजरमेंट हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ये है घड़ी की दिशा में, तो जब आप क्लॉकवाइज एंगल को मापेंगे ना, तो मेरे मित्र यहाँ एंगल का मेजरमेंट करोगे तो इसे निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया घड़ी की दिशा में। पता है इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज मापे गए एंगल को नेगेटिव डायरेक्शन का एंगल माना जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज में मापे गए एंगल को पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल माना जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ खड़े हो ना मित्र, यहाँ पे, और ये आपकी रेखा है, अगर आप एंगल मापते हो तो दो तरीके से माप सकते हो, या तो आपकी मन होगी आप इधर जा सकते हो, या तो आपका मन होगा आप इधर भी आ सकते हो। तो अगर आप इधर मापते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये क्या है? क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लिया जाएगा। लेकिन याद रखना, किसी एक ही एंगल, एक ही लाइन का एंगल एंटी क्लॉक या क्लॉक किसी भी वाइज में जाके माप लीजिए, स्लोप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे देखो, ये आपका क्वाड्रांट एक्सिस है, ठीक है, और एक लाइन इस तरह से यहां से पास कर रहा है। आज जब मैं एक्स एक्सिस से इस लाइन के एंगल को मापा तो देखा एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री है, और जब मैं इसे क्लॉकवाइज मापा, यहां देखना, जब मैं इसे क्लॉकवाइज मापा तो मैंने देखा कि ये 120 डिग्री है, होना भी चाहिए क्योंकि लाइन पर 180 बनता है, इधर अगर 60 है तो इधर 120 हो जाएगा, तभी तो 180 होगा। अब देखो दोस्त, आपने जो एंटी क्लॉकवाइज मापा है तो इसे आप पॉजिटिव लोगे, जिसे आप क्लॉकवाइज मापे हो उसे आप नेगेटिव लोगे। लेकिन आप ध्यान रखना, आपको यदि स्लोप निकालना है, स्लोप यानी कि m, तो मेरे मित्र टेन थीटा ही स्लोप होता है। टेन थीटा के जगह आप पॉजिटिव लोगे तो 60 डिग्री रखो, हो जाएगा √3। या इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्त, मेरे रेखा तो एक ही है ना, इधर से मापू या इधर से, तो अगर आप इधर वाली एंगल लीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 - 120। आप पढ़े हो त्रिकोणमिति में, 10 माइनस थीटा -10 थीटा पढ़े हो ना, ई माइनस तो आ गया इसके लिए, और बाकी 10 को हम लिख सकते हैं 90 + 30, यही ना। और अब सुनो, एक माइनस तो पहले से है, और 10 90 + थीटा जो है वो -cot थीटा होता है, तब तो बताओ माइनस माइनस, cos 30 cot 30 का मान √3। बताओ आंसर पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, ये चीज ध्यान रखिएगा। लिखिए, सर मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि ये सब मैं भूल चुका हूं। आप आप भूल चुके हैं तभी तो आप एडमिशन लिए हैं। मेरा काम है याद दिलाना, मैं याद दिला देता हूं, हो गया, इसमें दुखी होने की क्या बात है? हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, बनेगा। एग्जाम 3 को ले लेगा सर। हो गया जी। जल्दी कीजिए। जानते हो, किसी चीज को पढ़ो ना तो पहले आप उसके बारे में समझो। जैसे मैं कभी भी समीकरण बोलता हूँ, समीकरण ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, किसी रेखा का समीकरण, तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, रेखा का समीकरण मतलब हुआ ax + by + c = 0, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना।
अब सिचुएशन डिपेंड करेगा कि हम लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करना चाहते हैं। क्या हम उस लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो 2 पॉइंट से पास करती है? क्या हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो 1 पॉइंट से पास करती है और जिसके स्लोप हैं? या मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं जो एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी काटती है? या मैं उसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं जिस पर ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर पी है और वो एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है? या मैं उसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं वाई जो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है और स्लोप एम बनाती है? या मैं उसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं जो एक्स अक्ष को इंटरसेप्ट करती है और स्लोप एम बनाती है? ठीक है, ये सारा सिचुएशन आपके दिमाग में एकदम भाई से ही एडजस्ट रहना चाहिए, तब आप इक्वेशन बना सकते हैं। घबराइए नहीं, मैं वैसे अरेंज कर दूंगा, हटा दूं? प्लीज जल्दी कीजिए ना, वही टाइम लगाते हैं आप लोग। हो गया? सबको समझ में आया ना? क्या? बोलिए। ये ये थोड़ा 60 नजर आ रहा है, ये 90 है। ये मैडम ये कॉट है, सीओटी कॉट। आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, सबको समझाना, सबको लेके चलना है। हटाएं इसको। जी। हम्म अब आप थोड़ा बात बंद कीजिए, इधर देखिए। मैं अब आपके सामने स्लोप का दूसरा वर्जन अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, उससे पहले कि आप लाइन का एक वर्जन देखिए तब दूसरा समझ पाइएगा। मेरे दोस्त, मैं आपके सामने अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन यानी किसी सरल रेखा का समीकरण, किसी सरल रेखा का समीकरण। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। जहां पर मित्र मेरे स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका मतलब ही सीधा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मतलब अब मैं आपको इसकी कहानी समझा रहा हूं, ठीक है? आपसे मैं कहूंगा किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना है, बताओ उसका कैसे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो? तुरंत आपको कहना चाहिए कि लाइन कैसा है, लाइन स्ट्रेट है, ax प्लस बी वाई बराबर, या ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड वे है, ठीक है? किसी भी इक्वेशन को लिखने का ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये स्टैंडर्ड वे है। ओके, समझिए हम मैं आपसे क्या बोल रहा हूं मेरे दोस्त। उस लाइन का स्टेटमेंट सुनिएगा, उस लाइन का इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो y एक्सिस के, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट सी काटती है एवं एवं जिसका स्लोप, जिसका स्लोप मेरे दोस्त m है। अब मेरी बात समझना, देखो ये पहले तो आपको एक नया बात आ गया जो आपको थोड़ा समझना होगा। ये इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट जिसे आप अंतःखंड कहते हो, जानते हो दोस्त, इंटरसेप्ट दो तरह का होता है। एक होता है एक्सिस के द्वारा, एक्सिस पर लाइन के द्वारा काटा गया इंटरसेप्ट। एक होता है एक्सिस पर लाइन के द्वारा काटा गया इंटरसेप्ट। देखो ये इंटरसेप्ट कैसे कटता है, जैसे कि ये आपके पास एक क्वाड्रांट एक्सिस है ना, ये तो क्वाड्रांट एक्सिस है। क्या हुआ जी, इतना टेंशन में काहे हो, पौधम हैप्पी मोड में रहो। देखो भाई, एक लाइन है आपका, जो लाइन इस तरह से पास कर रही है, ठीक है? अब देखो ये लाइन कर क्या रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस को
ए दूरी पर काट रहा है और ये लाइन वाई एक्सिस को मेरे दोस्त ये बी दूरी पर काट रहा है। इसका मतलब जानते हो ये आपका ए क्या है? ये ए जो है ना आपका, इसे हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, एक्स अंतःखंड। और ये मेरे दोस्त आपका जो बी है इसे हम वाई अंतःखंड कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब अंतःखंड तो लिख ही सकते हो, ठीक है। और एक मेरे दोस्त क्या होता है, यहां देखना, एक्सिस के द्वारा, एक्सिस समझते हो ना, अक्ष के द्वारा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्सिस के द्वारा रेखा पर काटा गया अंतःखंड, रेखा पर काटा गया अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट, ये क्या है? देखिए, ये है आपका क्वाड्रांट एक्सिस। आप यहां पर, ये आपका एक्स का पॉजिटिव है, एक्स का निगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है, वाई का निगेटिव है, ठीक है। अब देखो जैसे एक लाइन यहां से पास कर गया, आज मुझे लाइन के द्वारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे नहीं काटना है, आज मुझे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा लाइन पर काटना है। तो आप ही देखो, क्या आपका ये वाई एक्सिस है, क्या आपका ये एक्स एक्सिस है? अब आप ही बताइए, वाई एक्सिस जो है वो आपके लाइन ए बी को यहां पर काट दिया, और ये जो एक्स एक्सिस है वो आपके लाइन ए बी को यहां पर काट दिया। इसका मतलब कटा हुआ टुकड़ा यही हो गया, यही है। इसी को बोलते हैं एक्सिस के द्वारा, एक्सिस द्वारा, एक्सिस के द्वारा लाइन पर काटा गया इंटरसेप्ट। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि इंटरसेप्ट समझ में आ गया होगा? एक्सिस काटा, एक्सिस काटा, इतना इंटरसेप्ट बना। और जब लाइन काटा, एक्स अक्ष को इतना दूरी पर, वाई अक्ष को इतना दूरी पर, ये एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है? अब जरूरी नहीं कि ये लाइन ऐसे ही पास करेगा, ये लाइन ऐसे भी पास कर सकता है, तो एक्स को इधर, वाई को नीचे काटेगा। ये लाइन ऐसे भी पास कर सकता है, वाई को इधर, एक्स को इधर काटेगा। इसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, और पीछे समझ में सब आएगा, आप चिंतित मत होइए। एक ऐसे वे में हम इसको ले चलेंगे कि आप समझ जाइएगा। कल का क्लास सबसे पहले थ्योरी की क्लास होगी, क्योंकि कल मैं इसका थ्योरी लास्ट कर दूंगा, और तब परसों इसकी प्रैक्टिस होगी। बहुत बड़ी टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप इंटरमीडिएट में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, ये 11th की चीज़ है। हाँ, जल्दी से जल्दी से। सर आज बोरिंग महसूस हो रहा है। जनरल, ठीक है, आप बोरिंग महसूस हो रहा है तो मैं क्या करूं? बोलिए, हो गया? बोलिए। ओह, लिखिए लिखिए, तेजी में लिखिए, लिख लीजिएगा तब आगे बढ़ेंगे। इसको हटाएं पहले।
आधा अधूरा जगह पे क्यों छोड़ रहे हैं? थोड़ा सा एक पॉइंट लिखने में क्या चला जाएगा? थोड़ी इक्वेशन कल ही पढ़ाएंगे, इंटरसेप्ट पढ़ा दिया आज। आपको इंटरसेप्ट समझ में आया? आप जानते हैं क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन बनेगा 8x + 15y बराबर 120 पर अक्षों के द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई होगी। यानी आपसे ये पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, एक लाइन है जो x एक्सिस पर 5 इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट काटती है, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, तो आपको हम सब बताएंगे एक एक करके। अभी स्लोप का एक ही वर्जन आप सीखे हो, स्लोप का 2 वर्जन और कल सिखाएंगे, और फिर क्वेश्चन लेकर चलेंगे। हटाओ इसको। चलो, थैंक यू वेरी मच, बट प्लीज इतना डिस्टर्ब मत करना, आज बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। इतना डिस्टर्ब करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना।